डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद। आज आप लोगों की बहुत डिमांड पे कि मैं यूपीएससी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं पहले थ्योरी से ही स्टार्ट करूँगी और कोशिश करूँगी कि एक एक करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने मुझसे डिमांड रखी है कि मैं यूपीएससी जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उस सिलेबस को मैं पढ़ाऊँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्लास है ये हम स्टार्ट करते हैं दुर्खीम्स व्यू ऑन डिवीजन ऑफ लेबर से, जो कि हमारे यूपीएससी जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी का सिलेबस भी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं उनका दुर्खीम्स के जो प्रोसीजर्स हैं और उनके बारे में उन्होंने क्या बोला है। तो ऑगस्ट कॉम्ट जो है उनका सजेशन है दैट इज सोशल एंड मॉरल जो कॉन्सेंसस है हमारे, दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर। जो हमारे कॉन्सेंसस हैं, जो हमारे कॉमन बिलीव्स हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स एंड मोर्स हैं, वो बाइंड करते हैं इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को टुगेदर। तो ऑगस्ट कॉम्टे का सजेशन क्या है, दैट इज़ सोशल एंड मॉरल कॉन्सेंसस जो हैं वो सोसाइटी को होल्ड करके रखते हैं एक साथ। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं उन्होंने डिफरेंट व्यू दिया है। उनके अकॉर्डिंगली इट इज़ एन इंटरप्ले ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, दैट होल्ड्स सोसाइटी टुगेदर। सो इट सर्व्स द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल टू स्ट्राइव फॉर द इंटीग्रेशन एंड ऑफिशियल द सोशल लाइफ इज़ पॉसिबल। यानी जब आपस में मिलके एक साथ रहना चाहते हैं इंडिविजुअल्स, उनका इंटरेस्ट होता है पर्सनल, तभी हमारी सोसाइटी में वो एक साथ अपनी सोशल लाइफ को जीते हैं और सोशल लाइफ यानी द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी जो है वो पॉसिबल होती है। अब आते हैं हम लोग दुर्खीम पे। तो दुर्खीम जो है ही वॉज एट वेरियंस विद दीज व्यूज़, ही वॉज वेरियंस विद these views. If as Comte suggests that it is moral consensus that hold the society, जैसा कि अगस्त कॉम ने बताया कि जो मोरल जो कॉन्सेंसस हैं हमारे, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटी को बांध के इंडिविजुअल और सोसाइटी को एक साथ रखें, देन वुड नॉट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्रम्बल। ये उनका क्वेश्चन है दुर्खीम का। सो आफ्टर ऑल दुर्खीम का कहना है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है, आफ्टर ऑल मॉडर्न सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हीट्रोजेनिटी, मोबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इन एक्टिविटीज़ एंड वैल्यूज़। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मोबिलिटी स्टार्ट हुई, माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, और जिसकी वजह से हमारी जो सिंपल सोसाइटी थी वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में चेंज हो गई। यानी हमारी जो होमोजेनस थी सोसाइटी में, होमोजेनस थी जो हमारे नेचर में जो सोसाइटी, वो हीट्रोजेनस हो चुकी। यानी लोगों में डिफरेंसेस आने लग गए, डाइवर्सिटी देखने को मिल गई, एक्टिविटीज़ और वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। तो ये क्या हुआ, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ। सो इट इज़ अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअलिज्म इज़ वैल्यूड। पहले क्या थे, हमारे बिलीव्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारा कल्चर, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जो इंडिविजुअलिज्म जो हुआ, जो अपना जो इंडिविजुअलिज्म शुरू हो गया, लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो हमारी सेल्फ जो वैल्यूज़ थी वो इम्पॉर्टेंट होने लगे। तो स्पेंसर्स का जो सजेशन था दैट सेल्फिश इंटरेस्ट hold society together was also found by faulty by the Durkheim. So if needed individual interest, Durkheim का कहना है if needed individual interest holds sway, the resulting competition and antagonism. एक हमारा जो इंटरेस्ट है साथ में रहने का, लेकिन रिजल्ट्स क्या है इसके, कंपटीशन आता है, डिफरेंसेस आएंगे और दे एंटागोनिज्म, दे वुड ब्रेक द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। ये जो कंपटीशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ये हमारी बैकबोन की जो हमारी सोसाइटी की जो बैकबोन है उसको ब्रेक करता है। सो ईच वुड स्ट्रगल फॉर हिज ओन प्रॉफिट, हर कोई अपने ओन प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करता है, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। सब लोग अपना अपना एक्सपेंस देखते हैं, सबके लिए इंडिविजुअलिज्म आ चुका है। सो कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन वुड ब्रिंग अबाउट सोशल डिसइंटीग्रेशन। सो द क्वेश्चन दैट अराइजेज, इज इंडिविजुअल द नेचुरल एनिमी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड सॉलिडेरिटी? ये क्वेश्चन अराइज होता है। सो वुड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड टू नथिंग बट द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल बॉन्ड्स? क्या दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। दुर्खीम का कैसा सोचना है कि जो दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ये कि
एक सोशल इंटीग्रेशन जो है, इंडिविजुअलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडिविजुअलिज्म अपने बारे में सोचना, क्या इस सोच के साथ जो सोशलिज्म, जो सोशल इंटीग्रेशन और सॉलिडेरिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी वजह से हमारा जो सोशल बॉन्ड है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। So according to him, or according to Durkheim, he said that the basis of the or focus of social integration differs in pre-industrial and post-industrial societies. यानी जो सोशल इंटीग्रेशन था वो जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वो डिफरेंट था, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले अलग था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो डिफरेंट हो गया। ही डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ द प्रोसेस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स टू इंटीग्रेट सोसाइटी वेयर heterogeneity, डिफरेंटिएशन और कॉम्प्लेक्सिटी आर टू बी फाउंड। तो किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो हेल्प करता है इंटीग्रेशन के लिए, for proper functioning of society, and these societies are those based on organic solidarity. So in the following subsections, or we will see how Durkheim studies division of labor in terms of the function of division of labor, the causes of underlying division of labor, and deviation from normal type of division of labor or abnormal forms. ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट Durkheim classified the human societies into those based on mechanical solidarity and those based on organic solidarity। दो पार्ट में उन्होंने जो सोसाइटी जो है ह्यूमन सोसाइटी को डिवाइड किया था, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या चीज़ है। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है refers to a solidarity of resemblance or likeness. So there exists a great deal of homogeneity and tightly knit social bonds which serves to make the individual member one with their society. यानी एक टाइट बॉन्ड इंडिविजुअल्स के अंदर जो एक दूसरे को बांध के रखता है, एक दूसरे को रिलेशनशिप में रखता है, और जो हमारी सोसाइटी जो सिंपल सोसाइटी थी यानी होमोजेनिटी, लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़, लोगों के बीच में एक बॉन्ड दिखता है, वो हमारी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी। सो द कलेक्टिव कॉन्साइंस इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। जो हमारे कलेक्टिव कॉन्साइंस हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। सो बाय द कलेक्टिव कॉन्साइंस वी मीन द सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स, यानी हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे सिस्टम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो हेल्ड इन कॉमन बाय मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी विद डिफाइंस व्हाट देयर म्यूचुअल रिलेशन ऑट टू बी। हमारे जो म्यूचुअल रिलेशन है इंडिविजुअल के, वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव कॉन्साइंस इंटीग्रेट सच सोसाइटीज बाइंडिंग टुगेदर इंडिविजुअल मेंबर्स थ्रू स्ट्रॉन्ग बिलीव्स एंड वैल्यूज़। तो जो ये कॉन्साइंस जो हैं, हमारी जो कलेक्टिव कॉन्साइंस हैं, हमारे जो बॉन्ड्स हैं, वो हमें एक दूसरे से बिलीव्स और वैल्यूज़, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स एंड वैल्यूज़ के साथ एक दूसरे से बांध के रखते हैं। सो वायलेशन ऑफ और डेविएशन फ्रॉम दीज वैल्यूज़ इज़ व्यूड वेरी सीरियसली। सो हार्श और रिप्रेसिव पनिशमेंट इज़ गिवन टू ऑफेंडर्स, यानी जो लोग इन रेगुलेशन को तोड़ते रहे हैं, जो तोड़ते हैं, उनको पनिश किया जाता है। सो वंस अगेन इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट दिस इज अ सॉलिडेरिटी और यूनिटी ऑफ लाइकनेस एंड होमोजेनिटी। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज एट ए रिलेटिवली सिंपल लेवल। सो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक्सट्रीमली it was limited और relatively simple level, एंड जो हमारा कलेक्टिव कॉन्साइंस है, हमारे बिलीव्स और वैल्यूज़ जो कि हमें हमारी होमोजेनस जो सोसाइटी है, जो होमोजेनिटी, जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है, उसमें एक दूसरे से बॉन्ड जो है हमारे हम जुड़े होते हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं। सो ब्रीफली इन सच सोसाइटीज़ इंडिविजुअल्स कॉन्साइंस इज मर्ज विद द कलेक्टिव कॉन्साइंस। तो जो इंडिविजुअल कॉन्साइंस है वो कलेक्टिव कॉन्साइंस जो हमारे बिलीव्स एंड वैल्यूज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई होती है। उसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी Durkheim मीन्स अ सॉलिडेरिटी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस एंड
कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ डिफरेंसेस। तो बेस होती है हमारे डिफरेंसेस के ऊपर और डिफरेंसेस को बनाती है। सो टेक फैक्ट्री एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले, सो देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस इन द वर्क, सोशल स्टेटस, इनकम स्टेटस ऑफ ए वर्कर एंड मैनेजर। हम देख सकते हैं वहाँ किस तरीके से हायरार्की होती है, जिस तरीके से लोगों के स्टेटस बटे हुए हैं, वर्क बटे हुए हैं। सो yet the two component or complement each other, being a manager is meaningless without the cooperation of worker, लेकिन they are interdependent on each other। एक फैक्ट्री के अंदर अगर वर्कर्स हैं, मैनेजर है, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं, but they are interdependent on each other। That means the cooperation of worker and the cooperation of workers and manager need to be organized, और the workers cooperation need to be organized by the manager। यानी दोनों का cooperation एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैनेजर का काम होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, उनके वर्क को ऑर्गेनाइज करना, और वर्कर्स का काम होता है अपने काम को परफॉर्म करना, देना। सो दे आर वाइटल फॉर ईच अदर सर्वाइवल। यानी अगर वर्कर्स अपना काम करना बंद कर देंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मैनेजर कुछ नहीं कर पाएगा, और मैनेजर ने अगर सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं किया तो काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो काम है वो दोनों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं टू स्मूथ फंक्शनिंग और रनिंग ऑफ द फैक्ट्री। So societies based on organic solidarity are touched and transformed by the growth of industrialism। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी ग्रोथ के लिए जो ऑर्गेनिक सोसाइटी है और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सच सोसाइटीज़। जो आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डिवीजन ऑफ लेबर है इस तरह की सोसाइटीज़ के लिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। So society based on organic solidarity is thus one their heterogeneity, differentiation and variety exist। यानी जब हमारा जो सोसाइटी जो बिफोर यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सोसाइटी थी वो थी हमारी सिंपल सोसाइटी। अब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सोसाइटी हुई जहाँ पे डिफरेंसेस हुए, हीट्रोजेनिटी हुई, कॉम्पिटिशन्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से, तो ये क्या हुई हमारी हीट्रोजेनस सोसाइटी हो गई, हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक सॉलिडिटी इज दस वन देयर हीट्रोजेनिटी, डिफरेंटिएशन एंड वैरायटी एग्जिस्ट। So the growing complexity of societies reflects in personality types, relationships and problems. In such societies, the strength of the collective conscience lessens as individual conscience become more and more distinct, more easily distinguished from the collective conscience। जो इसमें जो thought process है लोगों का change होता है। पहले क्या था, लोग एक दूसरे से जुड़े थे, बिलीफ से, वैल्यूज़ से, जो उनके कलेक्टिव कॉन्साइंस थे उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, इंडिविजुअलिज्म आ गया, अपने बारे में सोचना, अपने आप को आगे बढ़ाना, डिवीजन ऑफ लेबर आ गया, स्टेटस में फ़र्क, लोगों के वर्किंग प्रोफाइल में फ़र्क होना, जिसकी जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको काम देना, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर में भी अगर सबके काम अलग अलग हैं, अब जैसे हमको एक यूनिवर्सिटी चलानी है तो यूनिवर्सिटी में एकेडमिक सेक्शन अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उसको देखना, उसके बाद अकाउंट सेक्शन अलग आता है, और एकेडमिक सेक्शन जहाँ पे लोग पढ़ाई का या वीसी का जो काम है वो देखता है, उसका हेड होता है। अब अगर एकेडमिक का काम बंद हो जाए तो यूनिवर्सिटी बंद होने लगेगी। एकेडमिक सेक्शन पे अगर हुआ, स्टूडेंट्स का रोल अलग है, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो एकेडमिक सेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उनको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उनको इसकी नॉलेज नहीं होगी। अकाउंट सेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स का काम नहीं देख सकता। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी को
स्मूथली रन करने के लिए सबको अपने अपने काम बटे हुए हैं, अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सबको अपने अपने वर्क करने पड़ते हैं, तो ही एक स्मूथ फंक्शनिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सकती है. So the kind of grip and that social norms have on individual in mechanical solidarity वो लूजन हो गई हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पास से. लोगों के अंदर इंडिविजुअलिज्म आ गया, लोग अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया. सो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड पर्सनल फ्रीडम बिकम एज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी एज सोशल सॉलिडेरिटी एंड इंटीग्रेशन इन सोसाइटीज कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनिकल सॉलिडेरिटी. So does this mean that modern society has nothing to integrate it? क्या इसका मतलब ये है? So division of labor, says Durkheim, that is the process that will help keep society integrated. यानी division of जो labor है वो एक ऐसा process है जो society को एक दूसरे से जोड़ के रखता है. How? कैसे? So well, as we have already seen that division of labor implies working together as certain tasks. जैसे कि मैंने बताया कि division of labor में सबके काम अलग अलग बटे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली, उनकी एबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन के. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. हर कोई इंटरडिपेंडेंट. एक फैक्ट्री चलाने के लिए मैनेजर का काम है ऑर्गेनाइज करने का, लेबर्स का काम अलग है, जो उसमें वर्कर्स हैं उनका काम अलग है. तो सबके काम बटे हुए हैं, एक हायरार्की है, सब अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. अगर कोई एक काम उसमें से करना बंद करता है एक ग्रुप, तो पूरी फैक्ट्री पे उसका असर पड़ता है. सो एज वर्क बिकम मोर एंड मोर डिवाइडेड, two consequences can be seen. So on the one hand, each individuals become specialized in his field. हर कोई एक ही चीज़ के लिए, सारी चीज़ें सबको नहीं आती हैं. अब मैं फैकल्टी हूँ तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी आ जाए, मैं अकाउंट्स भी देख लूँ, मैं यूनिवर्सिटी का सारा काम देख लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. मेरा काम पढ़ाने का है तो मैं वही करूँगी. कभी ज़रूरत पड़ी तो एडिशनल चार्जेस लिया जा सकता है, देख सकते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज़ जो है मेरी, जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरा एकेडमिक्स में है. एज ए फैकल्टी मेरा रोल है, मैं उसी को अच्छे से कर सकती हूँ. तो जो काम जो अच्छे तरीके से कर सकता है उसी को दिया जाता है. तो ही कैन एक्सरसाइज हिज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी इन हिज स्पेशल फील्ड. सो ऑन द अदर हैंड, ईच इंडिविजुअल ग्रोज टू डिपेंड मोर इंटीमेटली ऑन सोसाइटी. So the cooperation and complementarity are the watchword for such a society. So the kind of solidarity produced, namely organic solidarity, is of a higher order than mechanical solidarity. जो organic solidarity है उसका order higher है than the mechanical solidarity. So it allows individual to exercise their freedom and initiative even while building them to each other and to society. ये हमारी सोच को आगे, पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद जिसको कि हम कहते हैं. हम डिपेंडेंट थे, जो हमारे प्रीस्ट हैं या फिर जो कैथोलिक जो फादर्स थे या जो भी उन्होंने जो रिलीजियस जो ज्यूरिप्रूडेंस थे, उन्होंने जैसा बताया है कि अकॉर्डिंगली, जैसे रिलीजन में है, हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ को आगे चलना है. तो उसने हमारी सोच को छोटा करके रखा था, नैरो करके. हम सोच समझ नहीं पाते थे, उसी के हिसाब से चलते थे, हमारा दिमाग उस पर काम नहीं करता था. लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, जब लोगों ने एक दूसरी जगह से आना जाना, मोबिलिटी स्टार्ट हुई, माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, तो हमारी जो थॉट प्रोसेस था उसके अंदर चेंजेस आने शुरू कर दिए. हमने लॉजिक ढूंढना शुरू कर दिया हर चीज़ के पीछे. सिर्फ आंखों देखी चीज़ों के बिलीव नहीं करना है हमको, हर चीज़ के बारे में हमें फैक्ट का पता करना है, रीज़न जानने की कोशिश करने लग गए जब लोग. तब लोगों की सोच चेंज हुई और उन्होंने अपनी इस जो फ्यूडलिज्म था उसको चेंज करके लोग जो हैं वो अपने बारे में डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लग गए. सो इंडिविजुअल एंड सोशल इंटीग्रेशन इज डिवीजन ऑफ लेबर. At this point, it is a good idea to complete activity.
So in order or appreciate the concept of division of labor, we would be look in that Durkheim's answer to the question of posed that how is labor divided in the household, और जो causes थे किस तरीके से लेबर जो है वो हाउस होल्ड में डिवाइड किए गए, उनके नेचर क्या क्या हैं, उनके टास्क क्या क्या हैं, ये हमारा एक्टिविटी वर्क है, इसको हम लोग करेंगे। तो हाउ इज़ लेबर डिवाइडेड इन द हाउस होल्ड, एक नोट्स आप लोग इस पे बनाएंगे, इस पे देखेंगे कि किस तरीके से लेबर डिवाइड हुए, किस तरीके से जो है नेचर एंड एलोकेशन ऑफ टास्क क्या होना चाहिए, एक्सटेंट टू विच डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स, और किस तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाउस होल्ड जो है उसको चलाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक होमवर्क है, इसको आप लोग कीजिएगा, ये एक एक्टिविटी है जिससे कि आप लोग के लिए कोर्स कंफर्म हो जाएगा, आपको आसानी होगी इसको समझने में। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। सो व्हाट लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और व्हाट आर द कैजुअल फैक्टर्स। सो Durkheim provides a sociological answer to this question. According to him, division of labor arises as a result of increased material and moral density in society। जो material density और मॉरल डेंसिटी जो हमारी सोसाइटी में पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चेंजेस हुए, हमारी सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ी। सो बाय मटेरियल डेंसिटी Durkheim मीन्स द sheer increase in the number of individuals in the society। In other words, population growth, यानी जैसे जैसे हमारी population बढ़ी। So by moral density he means that the increased interaction that results between individuals as a consequence of growth in numbers। So the growth in material and moral density results in a struggle for existence। तो जो ग्रोथ और मटेरियल मोरल डेंसिटी है उसने क्या किया, स्ट्रगल किया उसकी एग्जिस्टेंस। सो इफ एज इन सोसाइटीज कैरेक्टराइज बाय मैकेनिकल सॉलिडरिटी, कि खाली सोसाइटी जो है अगर मैकेनिकल सॉलिडरिटी से कैरेक्टराइज की जाए तो इंडिविजुअल्स टेंड टू बी वेरी सिमिलर डूइंग द सेम थिंग्स। तो उनमें सिमिलरिटी होगी, वो एक ही चीज़ करते रहेंगे क्योंकि सब लोग एक ही बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे बिलीव्स और वैल्यूज़ से। दे वुड ऑल्सो स्ट्रगल और कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज एंड रिवार्ड्स। एक ही चीज़ के लिए उनकी लड़ाई होगी, एक ही रिवार्ड्स के लिए वो होगी। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन and shrinking of natural resources would make competition more bitter। So division of labor ensures that individuals specialize in different fields and areas so they can coexist and in fact complement each other। जो लोग के अंदर एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइजेशन है, उससे अगर हम फ़ायदा लें तो हम चीज़ों को स्मूथली, काम को स्मूथली चला सकते हैं। बट डज दिस आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑलवेज प्रीवेल? सो लेट अस सी व्हाट Durkheim से। Abnormal forms of division of labor। So if division of labor helps societies achieve integration and newer higher form of solidarity, why was European society of that time in such a chaotic state? जब इस तरीके का सिस्टम था तो क्यों जो पहले की हमारी यूरोपियन सोसाइटी थी उसकी जो एक चायोटिक स्टेट के अंदर थी। सो वॉज डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स? क्या डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस पैदा हुए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई? सो व्हाट हैड गॉन रॉन्ग? And according to Durkheim, he said the kind of division of labor that was taking place was not the normal. So it was not normal type. So that he wrote that abnormal types of deviation from the normal were being observed in society. Briefly, he described that anomy. So this term means a state of normallessness। That means material life changes rapidly। जब material life start हुई तो उससे हमारी सोसाइटी में rapid changes आए। So but rules, norms and values do not keep pace with it। जो rules और norms और values थी, जो हमारी mechanical solidity थी, उस पर इसका असर दिखने लग गया। So there seems to be a total breakdown of rules and norms।
क्योंकि जब चेंजेस हुए, मटेरियलिस्टिक थॉट जो हुई, मटेरियल लाइफ जो स्टार्ट हुई, तो उसने जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ यानी हमारी मैकेनिकल सॉलिडरिटी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें. सो देयर सीम्स टू बी अ टोटल breakdown of rules and norms. So in the work sphere, this reflects in conflicts between labor and management. यानी जब डिवीजन ऑफ लेबर हुआ तो क्या हुआ, एक का ऊपर हुआ पोजीशन स्टेटस हाई, दूसरे का उसके नीचे, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. जैसा कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि कैपिटलिस्ट जो है और वर्किंग क्लास के बीच का जो स्ट्रगल है. सो डिग्रेडिंग एंड मीनिंगलेस वर्क एंड ग्रोइंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो इनके बीच का क्लास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. सो टू पुट इट सिंपली, इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एंड प्रोड्यूसिंग बट फेल टू सी एनी मीनिंग इन व्हाट दे आर डूइंग. पहले क्या था, जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, लोग अपने ओनर खुद थे, जिनके पास एक्सपर्टाइज था, जो अपना काम करते थे, उनका काम जो था वो उसको खुद ही सेल करते थे, उनके अपने उसके नाम के साथ उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन था कि हम इस काम को कर रहे हैं, इसके ओनर हम खुद हैं, हमारा, तो वो वर्कर नहीं थे. लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारी फैक्ट्रीज़ आई, हमारे कैपिटलिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इन एक्सपर्टीज़ को, इन लोगों को जो स्पेशलाइज थे, उनको अपनी फैक्ट्री में काम दिया. उनका काम हुआ प्रोडक्शन का काम तो वही, लेकिन टैग किसका लगा, दूसरे का, यानी फैक्ट्री का टैग लगा के उसी सामान को सेल करना. तो उनको अपने वर्क की प्रॉपर जो वेजेस थे वो भी नहीं मिले, और दूसरा नाम भी नहीं मिला क्योंकि वो किसी और के लिए वर्क हो. तो एक वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच का जो क्लास स्ट्रगल है वो दिखाया उन्होंने. सो फॉर एग्जांपल इन अ फैक्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, असेंबली लाइन वर्कर्स हैव टू स्पेंड द होल डे and they are doing boring routine activities like fixing screws or nails or a piece of machinery, but they fail to see any meaning in what they do. उस टाइम वो जो वर्क सेटिस्फैक्शन था वो उनके पास से चला गया. So they are not made to feel that they are doing anything useful. They are not made to feel that an important part of society they are. So norms and rules governing work in a factory have not changed to the extent that they can make the workers' activity more meaningful or show the workers that society needs and values them. ये सारे जो डिफरेंसेस आए, ये थॉट में जो चेंजेस आए, ये डिफरेंसेस जो हैं उससे मिटाने, क्योंकि इनइक्वालिटी आ गई. यानी दुर्खीम्स का जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इट वाज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी. जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इनइक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी. सो अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, फेल्स टू प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग सॉलिडेरिटी सच एज एबनॉर्मल फॉर्म रिजल्ट्स इन इंडिविजुअल्स बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड. सो जो एक अनहैप्पीनेस उनके अंदर आ गई, इनइक्वालिटी की, हम तो वर्क कर रहे हैं, हमारे मोड ऑफ जो प्रोडक्शन है वो चेंज हो चुका है. उसके बाद inadequate organizations. So in this abnormal form of very purpose of division of labor is destroyed and work is not well organized and coordinated. So workers are often engaged in doing meaningless tasks. जब organization सही नहीं होता है तो meaningless task में जुड़ने लगे. So there are no unity of action, the solidarity breaks down and disorder results. उसके बाद हम लोग आते हैं सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चरर. सो first try to understand that what Marx means by division of labor. In this analysis, he said that division of labor, that means the Marx said as in factories after the post industrialization, when capitalist class ने जो जब वर्किंग क्लास उनके अंडर में काम करने लग गए, तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था जिसके वजह से क्लास स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो गया. तो डिवीजन ऑफ लेबर जिस तरीके से इनइक्वालिटी, इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन और जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी का ख़त्म होना, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का आना,
हमारी सोसाइटी का सिंपल सोसाइटी जो थी उसका कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में चेंज हो जाना। तो हमारा जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चेंजेस थे, जिसके वजह से एनोमी का आना, लोगों का इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होना, तो एक डिस्टर्बेंस हमारी सोसाइटी में इसके वजह से देखने को मिला। लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर को जहाँ तक कि एज़ पर दुर्खीम्स स्टडी इन्होंने कहा कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के काम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन के किसी फैक्ट्री के काम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी तरह के काम को, या सोसाइटी में एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जैसे हमारी सोसाइटी को जो है चलाने के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर है, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं, फैमिली के काम अलग हैं, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा पॉलिटिकल पार्ट है, गवर्नमेंट के काम अलग हैं। तो सारे काम अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से होते हैं, जिसके वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें बैलेंस बना रहता है, एक प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी होती है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, इनइक्वालिटी आती है, तभी जब स्ट्रगल क्लास सोसाइटी में स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल है इसके वजह से भी चेंजेस आते हैं, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट हैं ये चेंजेस का रीज़न है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है डिवीज़न ऑफ लेबर इमाइल दुर्खीम का, और आगे भी मैं इन कोर्सेज़ को आगे बढ़ाऊंगी इमाइल दुर्खीम के जो सोशल फैक्ट्स के बारे में और डिफरेंट जो कंट्रीब्यूशंस हैं इमाइल दुर्खीम के सोशियोलॉजी के लिए, उनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी वेबसाइट का नाम जिसमें कि आप फ्री बुक्स जो हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो बुक्स हैं जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है और बहुत ही एक्सपेंसिव है मार्केट से उनको लेना या फिर लाइब्रेरी जा कर के पढ़ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट दिस टाइम। तो हम लोग उसको ईज़िली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको ऑफलाइन मोड में पढ़ने के लिए अपने पास सेव कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है www.mysocialbliss.com, जहाँ पे सोशियोलॉजी नोट्स, आपके IAS UPSC सिलेबस से रिलेटेड नोट्स हैं, बुक्स हैं जो कि रेलिवेंट बुक्स हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, आप लोग वहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।